हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ एवोल्यूशन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। मतलब माइक्रोबायोलॉजी का एवोल्यूशन कैसे हुआ। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखते हैं। Microbiology is a branch of science that deals with the study of diverse group of microorganisms that includes bacteria, fungi, algae, and protozoa. It also includes viruses and acellular components that are sometimes considered non-living. The study of microbiology deals with the nutrition and functioning of microorganisms as well as their effects on plants and animals. दोस्तों, इसका मतलब ये हुआ कि माइक्रोबायोलॉजी जो एक ऐसा साइंस का ब्रांच है जो बहुत सारे ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो छोटे छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं उनकी स्टडी कराता है, जिसमें क्या आते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, फंजाई होते हैं, एल्गी होते हैं और प्रोटोजोआ होते हैं। और ये वायरसेस को भी इंक्लूड करता है। और ए सेलुलर कंपोनेंट्स जो कभी कभी नॉन लिविंग कंसीडर किए जाते हैं, जैसे कि वायरस ही कभी कभी नॉन लिविंग कंसीडर किया जाता है। वो तो मतलब वायरस जो होता है वो ना ही लिविंग में और ना ही नॉन लिविंग में काउंट किया जाता है। तो ऐसे कुछ होते हैं जो नॉन लिविंग भी कंसीडर किए जाते हैं, ऐसे भी कंपोनेंट इंक्लूड किए जाते हैं इसमें। उसके बाद इसमें क्या होता है, माइक्रोबायोलॉजी में बेसिकली क्या होता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसके न्यूट्रिशन और उसकी फंक्शनिंग, कैसे वो कार्य कर रहा है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और उसका क्या प्रभाव है हम मानव पे और प्लांट पे, उसका क्या इफ़ेक्ट है, इसके बारे में स्टडी करवाता है ये माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, देखते हैं माइक्रोबायोलॉजी हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड। मतलब ये जो माइक्रोबायोलॉजी ये शब्द कहाँ से आया, तो ये जो एक ग्रीक वर्ड से इसको लिया गया है, जिसका मतलब है माइक्रोस मतलब स्मॉल, जैसा कि आप जानते हैं, बायोस मतलब लाइफ, मतलब बायो मीन्स लाइफ और माइक्रो मीन्स स्मॉल, और एंड लोगस मीन्स स्टडी। बेसिकली लोगस मीन्स स्टडी होता है, यहाँ लोगस दिया मतलब साइंस। ठीक है, तो बेसिकली इसमें इसका मतलब ये होता है कि माइक्रोबायोलॉजी में बेसिकली माइक्रो ऐसे छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म की स्टडी करी जाती है जिसको हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, उनकी स्टडी करी जाती है। और उनका क्या, जैसा कि मैंने बताया, उनका क्या प्रभाव है ह्यूमन पे, ये देखा जाता है। उसके बाद दिया है द नेम माइक्रोबायोलॉजी इंडिकेट्स दैट इट इंक्लूड्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट कैन नॉट बी सीन विथ नेकेड आई। जैसे कि मैंने बताया, हाउएवर देयर आर सम माइक्रो, जैसे कि मतलब कुछ ऐसे माइक्रोब्स होते हैं जिनको हम अपने नेकेड आई से देख भी सकते हैं, जैसे कि है फिलामेंटस एल्गी है, ब्रेड मोल्ड्स हैं, मशरूम्स हैं एंड सम बैक्टीरियाज हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। माइक्रोबायोलॉजी talks about microbial life affect other microbes as well as non-microbial life। मतलब माइक्रोबायोलॉजी ये बताता है कि कैसे जो माइक्रोबियल लाइफ, माइक्रोब्स की जो लाइफ है वो कैसे और दूसरे जो छोटे माइक्रोब्स होते हैं, मतलब माइक्रोब्स की लाइफ जो होती है और बाकी दूसरे माइक्रोब्स को कैसे अफेक्ट करते हैं, और नॉन माइक्रोबियल जैसे कि हम लोग हो गए कैसे इनको अफेक्ट करता है, ये बताता है। उसके बाद से इट इनकम्पसेस द एक्टिविटीज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट आर बोथ बेनिफिशियल एंड हार्मफुल टू सॉइल, वाटर, प्लांट्स, ह्यूमन्स एंड एनिमल्स आल्सो एंड आल्सो द फूड वी ईट। मतलब ये भी बताता है कि ये जो माइक्रोब्स होते हैं, कुछ माइक्रोब्स होते हैं जो बेनिफिशियल होते हैं, कुछ हार्मफुल होते हैं। किसके लिए, जो हार्मफुल सॉइल के लिए, वाटर के लिए, ह्यूमन्स के लिए, प्लांट्स के लिए, और जो हम खाना खाते हैं उनमें। मतलब कुछ माइक्रोब्स जो होते हैं बेनिफिशियल होते हैं, कुछ हार्मफुल होते हैं।
माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑल्सो कॉल्ड माइक्रोब्स। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनको माइक्रोब्स के नाम से भी जानते हैं। आर समटाइम पैथोजेनिक इन नेचर, ये कभी कभी नेचर में पैथोजेनिक होते हैं। पैथोजेनिक का मतलब वो जो डिजीज कॉज करते हैं उनको पैथोजेनिक कहते हैं। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो पैथोजेनिक इन नेचर होते हैं, मतलब डिजीज कॉजिंग होते हैं, ठीक है। हाउएवर वेरी फ्यू माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर पैथोजेंस, मतलब बहुत कम ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो पैथोजेंस होते हैं। दे आर क्रूशियल लाइफ फॉर्म्स ऑन अर्थ दैट फाइंड एप्लीकेशन इन इंडस्ट्रियल, मेडिसिनल एंड एग्रीकल्चरल फील्ड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद यहाँ आप देख सकते हैं, इट वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल टू study vast field of microorganism without the discovery of microscope. Microscope is an optical instrument that magnifies small objects which could otherwise be not seen with naked eyes. It was discovered in the 17th century and is of two types: simple microscope and compound microscope. मतलब ये हुआ, किसके कहने का मतलब ये है कि अभी तक हमने जो भी देखा माइक्रो बायोलॉजी जो नेम था उसका मतलब जाना, कहाँ से आया, इसमें क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी करी जाती, ये सब हमने जाना। लेकिन अगर ये माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी अगर नहीं हुई होती तो ये सब इम्पॉसिबल था। ये सब मतलब जो आज छोटे छोटे माइक्रोब्स की वजह से जो भी बड़े बड़ी बीमारियां हो रही हैं, ये सब जानना इम्पॉसिबल था। दिस इज़ पॉसिबल ओनली बिकॉज ऑफ माइक्रोस्कोप। ये सारा संभव तभी हुआ जब माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हुई। और माइक्रोस्कोप क्या होता है? एक ऐसा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जो उन छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मैग्नीफाई मतलब बड़ा करके दिखाता है, जिसको हम अपनी नंगी आँखों से नहीं देख सकते। और ये जो माइक्रोस्कोप था वो डिस्कवरी कब हुआ? 17th सेंचुरी में हुआ था। तो इस माइक्रोस्कोप के फादर को एंटोनी वन लीeuwenhoek के नाम से जाना जाता है, लेकिन स्टार्टिंग में जैकरिसन जेनसन जो थे वो फादर एंड सन वो दोनों ने डिस्कवर किया था। उसके बाद चलिए देखते हैं आगे। ये जो माइक्रोस्कोप होते हैं दो तरह के होते हैं, सिंपल माइक्रोस्कोप एंड कंपाउंड माइक्रोस्कोप। मोस्ट ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूनिसेलुलर। ज़्यादातर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं, मीनिंग दे परफॉर्म ऑल देयर सेलुलर फंक्शन इन अ सिंगल सेल। मतलब वही सेलुलर का मतलब एक सिंगल सेल में सारी जो एक्टिविटीज़ होती हैं फंक्शन वो परफॉर्म की जाती हैं। उसके बाद से आगे बढ़ते हैं। वाइल सम आर मल्टी सेलुलर, जबकि कुछ मल्टी सेलुलर होते हैं। दे कैन बी प्रोकैरियोटिक इन नेचर, मीनिंग दे डोंट हैव मेम्ब्रेन। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में अगर डिफरेंस आपको पता हो तो ठीक है, नहीं तो यहाँ बेसिकली मतलब है कि प्रोकैरियोटिक मतलब जिसका मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के ऊपर मेम्ब्रेन बाउंड होता है, और यूकैरियोटिक में होता है जबकि प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट होता है, डू नॉट है मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस, ठीक। तो यहाँ पे मतलब जो जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो प्रोकैरियोटिक नेचर के होते हैं, मतलब इसमें मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। तो दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अगर मैं एक एक लाइन बाय लाइन करके पढ़ूंगा, आपको समझाऊंगा, तो चूँकि समय बहुत ज़्यादा लगेगा, तो दोस्तों मैं एक एक पैराग्राफ पढ़ूंगा और उसका मतलब बताऊंगा। आप लोग वीडियो को पॉज करके पढ़ लेना, ठीक है दोस्तों। तो देखते हैं। द इवोल्यूशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैज बीन प्रोसेस सिंस 2 billion years ago. The majority of life forms on the earth are microbial. Studying the evolution of microbiology will help in understanding the origin of other life forms. The evolution of microbiology and microorganism is an ongoing process because microorganisms are one life forms that have greater possibility of genetic variation by methods such as genome reduction and horizontal जीन ट्रांसफ़र। मतलब ये हुआ दोस्तों, जो इवोल्यूशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो 2 बिलियन ईयर
पहले से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। और बात करें जो लाइफ फॉर्म्स अर्थ पे, तो वो माइक्रोबियल मतलब जो माइक्रोब्स होते हैं उनकी मेजॉरिटी ज़्यादा है। और ये जो स्टडी फ़िलहाल में किया जा रहा है, स्टडी इवोल्यूशन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, इसकी स्टडी करने से हमें बाकी और सारे जो लाइफ फॉर्म्स अवेलेबल हैं, मौजूद हैं इस अर्थ पे, उनको समझने में आसानी होती है। उसके बाद से बोल रहा है कि जो इवोल्यूशन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी है, ये एक ऑन गोइंग प्रोसेस है। मतलब अभी इसका जो इवोल्यूशन है वो चल रहा है, प्रोसेस, वो प्रक्रिया चल रही है। क्योंकि माइक्रोब्स जो होते हैं ये इतने छोटे होते हैं कि इनमें चेंज होने की, जेनेटिक वेरिएशन की बहुत सारी संभावनाएं होती हैं। इस वजह से इनका जो इवोल्यूशन हर वक्त हर पल होता रहता है। कुछ ऐसे मेथड होते हैं जैसे जीनोम हो गया, जीनोम रिडक्शन हो गया, उसके बाद से हॉरिजेंटल जीन ट्रांसफ़र होते हैं। तो इनके थ्रू क्या होता है, मतलब इनका इवोल्यूशन चलता रहता है, ठीक है। क्योंकि ये बहुत छोटे होते हैं और इनका हर वक्त वेरिएशन, जेनेटिक वेरिएशन होता रहता है। इसलिए ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इन 1916 सॉरी चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। In 1969, R.H. Whittaker gave a classification system where he classified organisms based on the mode of nutrition and cell type into 5 kingdoms. सन 1969 में R.H. वाइटेकर जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्लासिफिकेशन किया था ऑर्गेनिज्म का, और उन्होंने 5 किंगडम दिया। जो फर्स्ट किंगडम था वो मोनेरा था। उसमें क्या आते हैं, दिस ग्रुप इंक्लूड्स प्रोकैरियोटिक एंड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। इस ग्रुप में आते हैं प्रोकैरियोटिक मतलब जो पहले के, ठीक है, पहले के जो ऑर्गेनिज्म थे वो, और यूनिसेलुलर मतलब जिसके पास सिंगल सेल हो, सचेत जैसा कि बैक्टीरिया, ठीक है। उसके बाद सेकेंड आता है हमारा प्रोटिस्टा। दिस ग्रुप इंक्लूड्स यूकैरियोटिक एंड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म सच एज एल्गी। इसमें प्रोटिस्टा बेसिकली आता है यूकैरियोटिक, मतलब उसमें मोनेरा में क्या थे, प्रोकैरियोटिक मतलब जो पहले के थे, ठीक है, जैसे कि बैक्टीरिया जो पहले आए, ठीक है। और इसमें प्रोटिस्टा में क्या है, यूकैरियोटिक, जैसे कि हम लोग हैं, हम लोग ज़्यादा एडवांस हैं, मतलब प्रोकैरियोटिक के कंपैरिजन में। तो यूकैरियोटिक एंड यूनिसेलुलर मतलब सिंगल सेल वाले, मतलब हम लोग यूकैरियोटिक हैं, ठीक है, और उसके बाद से सिंगल सेल वाले, लेकिन हम लोग सिंगल सेल नहीं है, ठीक है। तो ऑर्गेनिज्म सच एज एल्गी। उसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं, फंजाई। दिस ग्रुप्स इंक्लूड्स यूकैरियोटिक फंजाई। दिस ग्रुप इंक्लूड्स यूकैरियोटिक and multicellular organisms that can't perform photosynthesis such as yeast, molds and mushroom। इसमें फंजाई बेसिकली क्या होता है, यूकैरियोटिक होते हैं, मल्टी सेलुलर भी होते हैं, ऑर्गेनिज्म मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। वो यूकैरियोटिक और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं जो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया को परफॉर्म नहीं करते हैं, जैसे कि यीस्ट हो गया, मोल्ड हो गया, मशरूम हो गया, ठीक है। उसके बाद बढ़ते हैं प्लांटी में क्या होता है, दिस ग्रुप इंक्लूड्स यूकैरियोटिक है। इसमें भी देखो, इसमें भी क्या होता है, यूकैरियोटिक होते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है कि बेसिकली इसमें क्लोरोफिल कंटेन करते हैं एंड कैन सिंथेसाइज देयर फूड सच एज फॉर्न्स एंड मोसेस। इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, जो फर्न हो गए और मोसेस हो गए। ये भी जैसा कि मैंने बताया, ये भी यूकैरियोटिक होते हैं, मल्टी सेलुलर। ऊपर जो था फंजाई भी यूकैरियोटिक था और मल्टी सेलुलर भी था, लेकिन उसमें क्या था कि वो ऑर्गेनिज्म आते हैं जो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया को परफॉर्म नहीं करते हैं। और यहाँ पे क्या होता है
यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म तो होते हैं, लेकिन यहाँ पे वो होते हैं जो क्लोरोफिल कंटेन करते हैं। ठीक है, उसके बाद बढ़ते हैं एनिमलिया। एनिमलिया में बेसिकली क्या होता है, दिस ग्रुप इंक्लूड्स यूकैरियोटिक, इसमें होते हैं मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं दैट कांट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। इसमें यूकैरियोटिक होते हैं, मल्टीसेलुलर होते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस इसमें भी नहीं परफॉर्म करते हैं, बट वो जो इन्वायरमेंट होता है उसके प्रति स्टिमुलस शो करते हैं, जैसा कि स्टिमुलस एंड हैव ए स्पेशलाइज्ड, और उनके पास क्या एक स्पेशलाइज्ड नर्वस सिस्टम होता है, जैसा कि हम हो गए, ह्यूमन हो गया, फिश हो गया, बर्ड्स हो गए, उसके बाद इंसेक्ट वगैरह हो गए। ठीक है, हाउएवर आगे बढ़ते हैं। हाउएवर इन 1978 Carl Wood divided organism into three domains that are applicable till today. The three domains are bacteria, they have a cell wall and is made up of peptidoglycan. Archaea, their cell wall is present lack peptidoglycan. Eukarya, this domain includes Protista, fungi, plants, animals. Viruses and other acellular components are not classified in this system. They have a separate system of classification. मतलब क्या हुआ, इन 1978 कार्ल लूज जो थे एक साइंटिस्ट, उन्होंने क्या किया, ऑर्गेनिज्म को 3 डोमेन्स में क्लासिफाई कर दिया। ठीक है, जो अभी तक एप्लीकेबल है, अभी तक यूज किए जाते हैं। ठीक है, द 3 डोमेन्स, वो जो 3 डोमेन्स थे वो क्या है, एक बैक्टीरिया है, एक यूकैरिया है, और एक क्या, बैक्टीरिया, आर्किया और एक यूकैरिया। ठीक, तो जो बैक्टीरिया होता है उनके पास क्या होता है, बेसिकली सेलवाल होता है, और सेलवाल जो होता है वो किससे बना होता है, पेप्टाइडोग्लाइकान। पेप्टाइडोग्लाइकान जब स्टेनिंग वगैरह पढ़ेंगे तो उसमें इसको डीप में पेप्टाइडोग्लाइकान क्या होता है, इसके कितने लेयर्स होते हैं, क्या होता है, स्टेनिंग में इसको अच्छी तरह से समझेंगे। उसके बाद से आर्किया। आर्किया में क्या होता है, देयर सेलवाल इफ प्रेजेंट लेक, अगर सेलवाल इसमें प्रेजेंट होगा तो क्या, पेप्टाइडोग्लाइकान की एब्सेंट होगा। उसके बाद यूकैरिया। यूकैरिया में 3 डोमेन्स आते हैं, इसमें 3 अलग से डोमेन्स इंक्लूड होते हैं। ठीक है, 3 कह रहे हैं 4। ठीक है, दिस डोमेन इंक्लूड्स प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स. Viruses and other acellular components are not classified in this system. ठीक है, जो वायरस, जैसा कि मैंने बताया, वायरस जो होते हैं वो ना ही लिविंग में और ना ही नॉन लिविंग में काउंट किए जाते हैं, और ये सेलुलर होते हैं, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग बताया, ये नॉन लिविंग कंसिडर किए जाते हैं। तो ये जो कंपोनेंट है इनको इस कार्ल लूज के जो क्लासिफिकेशन था इसमें नहीं मेंशन किया गया है। ठीक है, दे हैव सेपरेट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी. The field of microbiology is an ancient branch that has blossomed because of contribution of several scientists who dedicated their time in studying the diversity of microorganisms. Let's look at them briefly. मतलब ये हुआ द फील्ड ऑफ माइक्रोबायोलॉजी के फील्ड में क्या, मतलब माइक्रोबायोलॉजी का जो फील्ड है एक ऐसा मतलब प्राचीन शाखा है जिसमें बहुत अच्छे अच्छे क्या कह सकते हैं, अच्छे अच्छे साइंटिस्ट ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। ठीक है, तो चलिए कुछ ब्रीफली उसको मतलब देखते हैं कौन कौन से साइंटिस्ट जो अपना अहम रोल इसमें प्रोवाइड करा है। उसके बाद देखते हैं द एग्जिस्टेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑफ फर्स्ट सजेस्टेड बाय अरिस्टोटल इन 4 BC। मतलब सबसे पहले माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस अर्थ पे एग्जिस्टेंस को कौन बताया था, अरिस्टोटल ने इन 4 BC। इट वाज इन द 13th of century। ये जो कब हुआ था, 13th century में, when people realized that ground pieces of glass give a greater magnifying power and minute particle could be observed which otherwise could not be seen with
नेकेड आई, जैसे कि यहाँ बात हो रही है माइक्रोस्कोप, जैसा कि मैंने बताया माइक्रोस्कोप की वजह से ही आज ये सब पॉसिबल है। ठीक है, उसके बाद लेटर, अब देखो अगला जो साइंटिस्ट थे क्या लेटर, बाद में जो रोजर बेकन सजेस्टेड दैट इनविजिबल लिविंग क्रिएचर्स वेयर काज ऑफ डिजीज। मतलब बाद में जो रोगर बेकन थे उन्होंने ये मतलब कहा कि जो इनविजिबल लिविंग क्रिएचर है, मतलब जो हम ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिनको हम देख नहीं सकते, वही डिजीज़ कॉज करते हैं। उसके बाद ये जो गिरोलेमो फ्रेकास्ट्रो gave the term syphilis to an outbreak in Europe that affected the French soldiers in 1400। 1400 में कोई मतलब सोल्जर को अफेक्ट हुए थे किसी बीमारी से, तो उसका एक साइफिलिस जो था बीमारी उससे अफेक्ट हुए थे, टर्म उन्होंने टर्म उस समय साइफिलिस दिया था। ठीक है, इसी बात को लेकर के मतलब जो छोटे छोटे क्रिएचर्स होते हैं जिनको हम नहीं देख सकते वही डिजीज़ कॉज करते हैं, इसी को उन्होंने थोड़ा सा आउट ब्रेक करा। ठीक है, उसके बाद अगला जो है एथेंसियस क्रिएचर डिस्क्राइब इनविजिबल ऑर्गेनिज्म। जो एथेंसियस क्रिएचर जो थे उन्होंने डिस्क्राइब किया इनविजिबल जो ऑर्गेनिज्म थे, जैसे कि मिल्क में पाए जाते हैं, मीट में पाए जाते हैं, एंड डिकेइंग बॉडीज एज वॉर्म्स में पाए जाते हैं। उसके बाद फ्रैंकिस्को स्टुलिटी मेड द फर्स्ट माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन ऑफ बीज। समझ सकते हैं, फ्रैंकिस्को स्टुलिटी मेड द, उन्होंने सबसे पहले माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन किया किसमें, मधुमक्खियों में, एज एंड वे वेविल्स बिटवीन 1625 and 1630s on a microscope probably supplied by Galileo. Robert Hooke then observed the floating bodies of molds in a microscope. This made him the first scientist to describe microorganism। मतलब ये जो मधुमक्खियों में ये सबसे पहले ऑब्जर्व किया गया माइक्रोस्कोपी ऑर्गेनिज्म को, तो माइक्रोस्कोप के थ्रू, तो सबसे और रॉबर्ट हुक ने ये सब ऑब्जर्व करा था, इसलिए उनको पहला क्रेडिट दिया गया। उसके बाद से एंटोनी वन लीवेनहॉक वाज द फर्स्ट माइक्रोबायोलॉजिस्ट टू डिस्क्राइब बैक्टीरिया। एंटोनी वन लीवेनहॉक थे वो पहले ऐसे माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे जिन्होंने बैक्टीरिया को डिस्क्राइब करा था। He is considered as the father of microbiology, who was also an amateur microscopist। ये जो एंटोनी वन लीवेनहॉक है ये फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी के नाम से जाना जाते हैं। was also an amateur microscopist, जो कि एक माइक्रोस्कोपिस्ट है और जिन्होंने माइक्रोस्कोप पे ज़्यादा वर्क किया था, इसलिए इनको फादर ऑफ माइक्रोस्कोप के नाम से भी जाना जाते हैं। ठीक है, ये जो एंटोनी वन लीवेनहॉक हैं। ठीक है, उसके बाद ही डेडिकेटेड हिज लाइफ टू कंस्ट्रक्टिंग सिंपल माइक्रोस्कोप मेड अप ऑफ डबल कन्वेक्स ग्लास लेंसेज। उन्होंने अपने लाइफ में एक सिंपल माइक्रोस्कोप को भी बनाया जो कि डबल कन्वेक्स ग्लास लेंस से बना था। ठीक है दोस्तों, तो दिस वाज ऑल अबाउट द इवोल्यूशन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। मतलब माइक्रोबायोलॉजी कैसे, ये वर्ड कहाँ से आया, क्या है इसमें, कैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी करी जाती है, इसका अभी फ़िलहाल में क्या ऑनगोइंग प्रोसेस चल रहा है, क्योंकि ये बहुत इसमें छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं जो हर समय क्या करते हैं, इनका जेनेटिक वेरिएशन होता रहता है, हर समय ये बदलाव करते रहते हैं। तो ये देखिए, उसके बाद से ये दिस वाज पॉसिबल ओनली ड्यू टू डिस्कवरी ऑफ माइक्रोस्कोप। मतलब माइक्रोस्कोप के डिस्कवरी होने के वजह से ये सारा मुमकिन पॉसिबल हुआ। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए
Thank you.